नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है एस्ट्रोंगेरा में। आज हम बात करने वाले हैं लाल किताब में विषांतरी दशा को कैसे देखा जाता है, विषांतरी दशा का क्या महत्व है। सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर विषांतरी दशा में कोई ग्रह महादशा पे आता है तो समझें कि वो ग्रह जागृत है और वो ग्रह महादशा पर भी है। वो ग्रह आपकी कुंडली में कुछ ना कुछ रिजल्ट तो पक्का ही देने वाला है। अब उसको चेक करना, सबसे पहले उसे लगन कुंडली से चेक करते हैं। अब लगन कुंडली में वो प्लैनेट अगर अच्छा है तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा, लगन कुंडली में वो खराब है तो वो आपको खराब रिजल्ट देगा। अब कई बार ऐसा होता है कि वो लगन कुंडली में तो अच्छा है लेकिन वो वर्षफल कुंडली में इस साल के लिए खराब आया है, तो उसका रिजल्ट जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा या आपके लिए थोड़ा खराब भी हो सकता है। इस चीज का भी ध्यान रखते हैं। एक और जरूरी बात, विषांतरी दशा को लाल किताब ने थोड़े अलग तरीके से समझाया है। जैसे कि अगर गुरु की दशा है, गुरु की दशा 16 साल की होती है। सबसे पहले ये भी कुछ लोगों को मैं क्लियर कर देता हूं कि विषांतरी दशा निकालते कैसे। जो हमारा बर्थ नक्षत्र होता है जन्म नक्षत्र जो होता है, उस नक्षत्र से हमारा महादशा निकलती है। जो भी मेरी विषांतरी दशा, पहली विषांतरी दशा होगी, वो उसी ग्रह की होगी जिसके नक्षत्र में मैं पैदा हुआ हूं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं राहु के नक्षत्र में पैदा हुआ हूं तो मेरी पहली दशा राहु की होगी। अगर कोई मंगल के नक्षत्र में पैदा हुआ है तो उसकी पहली दशा मंगल की होगी। अब वो कितने बरस निकल जाएगी वो डिग्री के हिसाब से, वो आप जिस चरण में आते हो उस हिसाब से उसकी उतनी दशा हम एक बाहर निकाल देते हैं कि ये दशा आपको नहीं भोगनी है। जितनी रिमेनिंग डिग्री का सर्कुलेशन होगा उस बेसिस पे ही आप उसे भोगोगे। सबसे पहला पॉइंट तो यही है। दूसरे पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। लाल किताब में विषांतरी दशा को इस तरह से समझाया गया है कि अगर गुरु की 16 साल की दशा है तो 16 साल में पहले 6 साल शनि सोया हुआ होगा, उससे अगले 6 साल राहु सोया हुआ होगा और उससे अगले 3 साल केतु सोया हुआ होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब भी गुरु की दशा शुरू होगी तो पहले 6 साल शनि सो जाएगा। मतलब उस व्यक्ति के काम में, अगर वो शनि के थ्रू ही उसका काम चल रहा है तो उसके काम में थोड़ी डाउनफॉल आ जाएगा या उसके काम में थोड़ी रुकावट आनी शुरू हो जाएगी। गुरु उसको थोड़ा परेशान करना शुरू हो जाएगा। अगर उसकी पूरी लाइफ ही शनि के बेस पे चल रही है तो उसकी लाइफ में सब कुछ छिन सकता है उससे, जब उसके गुरु की दशा स्टार्ट होगी या जब जब शनि सो जाएंगे, क्योंकि 6 साल के लिए शनि सोएंगे। और इसको जगाने के लिए हम अगेन उपाय कर सकते हैं, बट वो आपका पूर्ण रूप से नहीं जागेंगे, कुछ परसेंटेज से ही वो जागते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, उससे अगले 6 साल राहु सो जाएंगे और शनि जाग जाएंगे। फिर उससे अगले 3 साल केतु सो जाएंगे और शनि राहु दोनों जागे हुए होंगे तब। इससे हमें महादशा के अंदर जो जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे कैसे सो रहे हैं और उनका क्या क्या फल है वो हमें समझ आता है। अगर सूर्य, फॉर एन एग्जाम्पल हम सूर्य की दशा लेते हैं तो सूर्य की दशा में, सूर्य की दशा 6 साल की होती है तो 6 के 6 साल मंगल बद जो है वो सोया हुआ होगा। मंगल बद आपको कभी भी सूर्य की दशा में कोई भी मेलेफिक या पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं दे सकता। ये कुछ टेबल है, मैं आपको स्क्रीनशॉट के थ्रू दिखा देता हूं। ये टेबल को ध्यान में रखें। ये टेबल से आपको ये समझना है कि कौन सा प्लैनेट किसकी दशा में कितने साल तक सो जाएगा। ये सबसे पहला पॉइंट है विषांतरी दशा में जो लाल किताब में आपको समझना है। दूसरा टेबल ये है कि कौन सा प्लैनेट अपनी ही दशा में आपको बेस्ट, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कब देगा असर। अगर गुरु की ही बात करें तो इस टेबल में लिखा है गुरु कायम होगा 10वें साल पे। तो 10वें साल में गुरु की दशा में व्यक्ति को या तो बहुत अच्छा है या बहुत नेगेटिव, जैसा गुरु कुंडली में वैसा उसे फल मिलने वाला। सूर्य की दशा में पहले, तीसरे, 5वें साल उसको कोई बहुत ही अच्छा या बहुत ही नेगेटिव, दोनों में से कोई एक चीज पक्का उसको कोई ना कोई असर मिलने ही वाला। इस चीज का सदैव ध्यान रखें जब भी आप विषांतरी दशा के पॉइंट पे बात कर रहे हो। इसके बाद हम एक और पॉइंट पे चलते हैं। छठे घर के ग्रह की महादशा अच्छी नहीं होती, 8वें घर के ग्रह की महादशा अच्छी नहीं होती। ओके, उन घर में कौन सा ग्रह आ रहा है, छठे और 8वें घर में
कौन सा ग्रह आ रहा है, वो ग्रह आपके लिए पहली बात तो मेलेफिक हो जाता है। दूसरी बात, वो प्लैनेट, जैसे फॉर एन एग्जांपल छठे घर में मान लीजिए सूर्य आ गया, छठे घर में मान लीजिए गुरु आ गया, छठे घर में मान लीजिए आपका शनि आ गया, तो वो छठे घर में खराब है, उनकी जब दशा चलेगी तो आपको कुछ ना कुछ मेलेफिक रिजल्ट ही मिलेगा। आठवें घर में मंगल आ गया तो मंगल की जब भी दशा चलेगी आपके लिए वो मेलेफिक ही है। तो वो क्या है, वो आपका महादशा पे है, उसको आपको समझना पड़ेगा और उस मंगल का उपाय आपको करना पड़ेगा। अब कुछ लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस मंगल की महादशा का उपाय मैं कहां से करूं, तो आपको लगन कुंडली से करना है। जब भी आप महादशा का विषांतरी दशा के बारे में बात करो, जब भी आप विषांतरी दशा का कोई भी उपाय करना चाहते हो तो वो लगन कुंडली से करें। वर्षफल कुंडली पे सिर्फ इंपैक्ट देखना होता है, कोई रिजल्ट चेंज नहीं कर सकता वर्षफल कुंडली का प्लैनेट महादशा के प्लैनेट का। वो कुछ ना कुछ रिजल्ट बढ़ा या घटा सकता है, बस ये वर्षफल का काम ये है। अगर आप ये समझ रहे हो कि मंगल मेरा वर्षफल में खान नंबर 10 में आया और वो मेरे खान नंबर 6 या खान नंबर 8 का ग्रह है और वो मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा, तो ऐसा नहीं है। वो आपको न्यूट्रल, थोड़ा रिजल्ट न्यूट्रल कर देगा, ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन अगर वो छठे का है और छठे में ही आ गया, छठे का है या 10वें में आ गया, 8वें में आ गया, वो आपको बहुत नेगेटिव रिजल्ट देने वाला है। वर्षफल बोल रहा है कि वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मंगल का उपाय करना है तो वर्षफल से नहीं करना है, मंगल का उपाय करना है लगन से, क्योंकि वो महादशा ग्रह है। अब महादशा ग्रह क्या होता है, ग्रह फल का भी होता है, ये भी पॉइंट याद रखना। तो अगर आप उसका उपाय भी कर रहे हो तो ये चीज ध्यान में रख के करना कि ग्रह फल का उपाय कर रहे हो। गलत कर दिया तो व्यक्ति की लाइफ को और ज्यादा नेगेटिव कर दोगे, और अगर सही कर दिया तो व्यक्ति की जीवन को सुधार भी सकते हो। तो दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए उपाय करना। ऐसा मत हो कि किसी व्यक्ति का भला करते करते उसका ही बुरा कर दो, क्योंकि वो ग्रहफल का है। ग्रहफल का अगर आप उपाय कर रहे हो तो बहुत ही सोच समझ के, और वो किस हाउस में बैठा है, उसमें ग्रहफल का उपाय कैसे करोगे, किस प्लैनेट की मदद लोगे, वो सारा दिमाग लगाने के बाद कोई उपाय करना। ऐसा नहीं कि किताब में कोई उपाय दिया तो वो उपाय कर दिया, क्योंकि किताब में तो वो उपाय इसलिए देते हैं कि वो प्लैनेट खराब है, इसलिए उस बेस पे आप उपाय कर सकते हो। वो जरूर चेक करना, ग्रहफल राशिफल, वो क्या उपाय वहां बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, हर एक एंगल देखते हुए आपको ये चीज चेक करनी है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एक और लाल किताब में अपनी दशा होती है, उसको हम बोलते हैं ग्रह का दौरा। ग्रह का दौरा तब होता है, वो आप बर्थ टाइम प्लैनेट से भी ले सकते हो, और उसको आप ऐसे भी कह सकते हो, जब मेरे बर्थ टाइम प्लैनेट वर्षफल में फर्स्ट हाउस में आएगा तब मेरा ग्रह का दौरा स्टार्ट होगा। इसमें एक और बात भी आ जाती है कि हमारे पास 35 साला चक्कर भी होता है। 35 साला चक्कर को याद रखें, 35 साला चक्कर आपके लगन कुंडली पे अप्लाई होकर चलता है। बर्थ टाइम प्लैनेट वाला जो 35 साला चक्कर है, ग्रह का दौरा जो है, वो आपका वर्षफल के बेस पे चलेगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, 36 साला चक्कर वर्षफल पे अप्लाई होता है, लगन पे अप्लाई नहीं होता। 12 साला चक्कर लगन पे अप्लाई होता है और उसका प्रेडिक्शंस वर्षफल में देखते हैं। इस चीज का भी ध्यान देखें। विषांतरी दशा लगन कुंडली पे लगती है, जिसका इंपैक्ट वर्षफल पे भी आ सकता है, लेकिन उनका मेजर इंपैक्ट लगन से है। इस चीज का ध्यान रखें। लाल किताब में अगर कोई प्लैनेट फर्स्ट हाउस में आ गया तो वो कुंडली का राजा बन गया इस साल, वो भी एक्टिव हो गया। उसको नेगेटिव रिजल्ट देना है वो नेगेटिव देगा, पॉजिटिव देना है तो वो पॉजिटिव देगा। उसको भी ध्यान में रखते हुए चलना है। अगर कोई प्लैनेट लगातार मंदा और मंदा रिजल्ट ही देता रहे, इस चीज को अच्छी तरह समझें। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसका वो प्लैनेट एक ऐसी जगह पे, ऐसे स्टेज पे फंस चुका है जहां पे वो लगातार मंदा रिजल्ट, वो ग्रहफल का हो गया। अगर कोई प्लैनेट आपको लगातार मंदा रिजल्ट 1-2 साल से ऊपर चलते आ रहा है, वर्षफल 2-3 वर्षफल चले गए और बीमारी सेम कंटिन्यू हो रही है, तो वो दशा पे आ गया, वो ग्रह ग्रहफल का हो गया। अब लगन कुंडली के बेस पे देखकर उसका ग्रहफल का इलाज कर दो। पहला पॉइंट। वो नहीं कर पा रहे हो तो दशा चेंज होने का टाइम लेते हैं। जब विषांतरी दशा में दशा चेंज हो जाएगी तो वो जो प्लैनेट है वो ग्रहफल से आउट हो जाएगा। जब वो ग्रहफल से आउट हो गया तब आप उसका उपाय एक्सेस मात्रा में एक बार में कराकर उसको डिक्रीज कर दो।
वरना अगर आप उसका उपाय से उसे डिक्रीज नहीं करते तो वो आपको बार बार नेगेटिव इम्पैक्ट देता ही रहेगा। ये भी चीज ध्यान में रखें। वर्षफल कुंडली में कुछ खास बातें, जब भी वर्षफल कुंडली आप देख रहे हो तो उसमें दशा को देखना बहुत जरूरी है। दशा किसकी चल रही है, वो कैसा है। लगन कुंडली में, अगर लगन कुंडली में वो खराब है तो आपको वर्षफल में वो खराब ही देने वाला है रिजल्ट। वर्षफल कुंडली में अगर कोई प्लैनेट छठे घर का, आठवें घर का, 12वें घर का अच्छे घर में आ जाता है तो वो नेगेटिव रिजल्ट ही देने वाले हैं। एक और नियम होता है कि कोई भी ग्रह अपने से छठे घर, आठवें घर या 12वें घर में आ रहा है वो भी आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा वर्षफल में। एक और पॉइंट भी होता है, 36 साल चक्कर जरूर चेक कर ले आपका हाउस एक्टिव हुआ है। अब उस हाउस से नेगेटिव रिजल्ट भी मिल सकते हैं, उस हाउस से पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल सकते हैं। पॉजिटिव लेने हैं तो उस हाउस में अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट बैठा है उसे निकाल दो, और अगर उसको बिल्कुल ही डिक्रीज करना है तो 36 साल चक्कर का उपाय कर दो। 12 साल चक्कर, 12 साल चक्कर होता है धोखे का चक्कर। ये चक्कर सूर्य देव से निकलता है। आपकी कुंडली में सूर्य देव जिस भी घर में हो उस घर में, मतलब 12 साल चक्कर होता है ऊपर वाली लाइन में 1 2 3 4 ऐसे 12 नंबर लिख दीजिए। उसके बाद सूर्य आपका जिस भी घर में है उस नंबर पे सूर्य देव को प्लेस कर दीजिए। उसके बाद धोखे ग्रह का जो टेबल होता है, मैं आपको पेज नंबर भी बता देता हूं। 1942 में धोखे का टेबल है, 1952 में भी धोखे का टेबल है। 1942 में अगर आप धोखे के टेबल पे आते हो वेनी माधव जी की बुक से, ये है बुक, इस बुक से पेज नंबर 72 पे ये धोखे का टेबल दिया गया। यहां इस टेबल में सूर्य के बाद, मैं आपको एक बार डिक्टेट भी करा देता हूं, सूर्य के बाद चंद्र के बाद केतु के बाद मंगल के बाद बुध के बाद शनि के बाद राहु के बाद है मौत का मतलब है खाना नंबर 8। अगर आपके खाना नंबर 8 में कोई प्लैनेट है तो अब आप वहां खाना नंबर 8 का प्लैनेट लिखोगे। अगर कोई भी प्लैनेट नहीं है तो वहां मंगल और शनि लिख दोगे। 9वें घर में पितर ग्रह मतलब 9वें घर का ग्रह, अगर 9वें घर में कोई ग्रह है तो ठीक है वो लिख दो, नहीं तो गुरु को लिख दीजिए। फिर 10वें घर मतलब उसके बाद गुरु, फिर उसके बाद शुक्र, फिर उसके बाद खान नंबर 12। खान नंबर 12 में भी कोई ग्रह है तो वो लिख दीजिए, वरना गुरु को लिख सकते हैं। ये वीडियो जो है ये सिर्फ एक पॉइंट के लिए मैंने बनाई थी कि आप महादशा को समझो। इसको हम कैसे यूज करते हैं ये हम नेक्स्ट जो भी हमारी वीडियो होगी उसमें हम इस चीज को समझेंगे कि 12 साल चक्कर, 35 साल चक्कर, धोखे के ग्रह, 36 साल चक्कर, विषांतरी दशा, इनको यूज कैसे कर सकते हैं। अभी के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, जो लोग नए हैं उनको तो समझ भी नहीं आया होगा कि पता नहीं क्या बोल गया ये व्यक्ति। अगर ये सारी पॉइंट्स आप वाकिफ हैं, ये मेजर मैंने पॉइंट्स उनके लिए बनाया जो मेरे स्टूडेंट्स हैं और जो सीख रहे हैं, और जिनको ये कुछ भी पॉइंट में डाउट आता है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम जरूर ये बात करेंगे कि 12 साल चक्कर को कैसे डिफाइन करते हैं, 36 साल चक्कर को कैसे डिफाइन करते हैं, विषांतरी दशा को कैसे देखा जाता है, और दौरा कैसे देखा जाएगा, और उसका इम्पैक्ट क्या क्या आ सकता है। इसके साथ साथ अगर एडिटर पे टाइम हुआ तो वो इसी के साथ जोड़ देगा, और अगर एडिटर पे टाइम नहीं हुआ तो वो नेक्स्ट वीडियो बना देगा। आज के लिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। धन्यवाद।